हेलो फ्रेंड्स। बहुत दिन बाद एक क्वेश्चन आंसर वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो के लिए मैंने प्रॉम्प्ट डाला था कम्युनिटी टैब में। और कम्युनिटी टैब में आप लोगों से आए हैं 30 के आसपास क्वेश्चंस। मैं सारे के जवाब तो नहीं दे पाऊँगा बट मैं कुछ के जवाब दूंगा, और जिन सवालों के जवाब आपको नहीं मिले प्लीज़ गो एंड चेक माई FAQ पेज, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ पे मैंने उन सवालों के लिस्ट बनाई है और जवाब दिए हैं जो मुझे बहुत बार पूछे जाते हैं और जिनके जवाब दे देकर मैं तंग आ चुका हूँ। अगर ऐसा कोई सवाल उस पेज पे आपको मिलता है, वो मुझे अब पूछने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका परमानेंट और फॉरएवर इटर्नल जवाब आपको उस पेज पर मिल जाएगा। और रही बात इस वीडियो की, तो सवाल लेना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिलीजियस पीपल हैव अ प्लेसिबो इफेक्ट और फील अ गुड फैक्टर आफ्टर डूइंग वर्शिप और ईटिंग प्रसाद। बीइंग एथीस्ट आई डोंट फील एनीथिंग लाइक दैट, हाउ कैन आई रीच माई प्लेसिबो इफेक्ट। आई थिंक इस सवाल में प्लेसिबो इफेक्ट का जो डेफिनेशन है उसको गलत ले लिया गया है। प्लेसिबो इफेक्ट होता है जब कोई चीज़ आपको दी जाती है, उसके बारे में आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पर उस गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से आपके ऊपर सही इफेक्ट पड़ जाता है। मेरा सवाल होगा, तुमको प्लेसिबो इफेक्ट क्यों चाहिए? तुमको प्लेसिबो इफेक्ट चाहिए क्योंकि उनको अच्छा फील होता है पूजा करके और प्रसाद खा के? प्रसाद खा लो, इट्स जस्ट फूड, इट विल गिव यू हैप्पीनेस। और पूजा का जहाँ तक सवाल है, आई थिंक जो चीज़ आपको खुशी देती है वो होती है कि आप अपने जान पहचान के लोगों के आसपास होते हैं। और जान पहचान के लोगों के आसपास होना, एंजॉय करना, खुशी मनाना, ये इसके लिए भगवान में विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही रिलीजियस होने की ज़रूरत है। लोग कॉमिक कॉन जाते हैं, वहाँ पे खुश होते हैं। सो you can create or participate in communities that are not religious to get the same kind of effect. It is not placebo effect, वो word यहाँ पे misuse हुआ है, गलत यूज़ हुआ है। बट जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, अगर आप वो पाना चाहते हैं तो उसको पाने के दूसरे तरीके हैं। आमतौर पर मैं पाता हूँ जो लोग इस प्रकार के सवाल पूछते हैं वो रिलीजियस रहे हैं अपनी लाइफ में कभी, और अब जबकि वो रिलीजियस नहीं हैं वो उन चीज़ों को मिस करते हैं। और वो ये मान बैठते हैं कि जो चीज़ें रिलीजन की वजह से उनको मिलती थी, कम्युनिटी, गुड फूड, वो कहीं और नहीं मिलती। एंड दैट इज़ द मिसकंसेप्शन। यू कैन गेट कम्युनिटी एल्सवेयर, यू कैन गेट गुड फूड एल्सवेयर, यू कैन हैव इवेंट्स वेयर देयर इज़ गुड फूड, you can have events where people gather around a similar interest or a hobby or an interest or a fandom. Comic Con is one example. There can be cookery clubs, there can be book clubs, there can be football clubs. Sports is a great way of forming communities, although I am not interested in sports that much, but I know people who find great communities in their sports teams fandom. So yeah, go for it. अगला सवाल है, आई वॉन्ट टू आस्क यू अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, आई होप यू आंसर इट। द थिंग इज़ दैट आई हेट माई सेल्फ सो मच, आई फील लाइक आई एम अ फेलियर. My friends are in IIT, some of them are doing jobs making money, and I'm still struggling in my life. It is so much painful. I tried hard but failed miserably. How can I stop hating myself? हाथ की पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, सबकी लेंथ अलग अलग होती है। हर किसी को खींच कर एक करना हमारे समाज की डिफ़ॉल्ट परंपरा रही है, हमारी क्या पूरी दुनिया में रही है। और तुम्हें जो फील हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है कि तुम किसी चीज़ में फ़ेल हो गए, वो इस फील इसलिए हो रहा है कि तुम किसी ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे थे जो तुम्हारा पाथ ही नहीं है, वो किसी और का पाथ है। सक्सेस का एकमात्र डेफिनेशन आईआईटी नहीं होता। दुनिया में एक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, सिंगर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो कि सोशल वर्क में एंगेज करते हैं, ऐसे लोग हैं जो कि मेडिसिन में जाते हैं। क्या ये सब सक्सेस के डेफिनेशन में नहीं आता? तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि सक्सेस का एक मेजर है, सब उसके पीछे भागे, कुछ लोग पहुंच गए और तुम नहीं पहुंच पाए। तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुमने ये मान लिया है और अपने आप को मनवा लिया है कि सक्सेस का एकमात्र डेफिनेशन होता है और उसे प्राप्त करने में तुम असफल रहे। डोंट थिंक लाइक दैट। दुनिया बहुत बड़ी है, एंड आई नो यू यंग, आई वॉज ऑल्सो यंग वंस अपॉन अ टाइम, and I know that a lot of times it feels like the world has ended. I promise you the world has not ended. No matter what happens, the world has not ended. The world goes on. और अगर तुम्हें निराशा के अंधेरे से निकलने में मदद की ज़रूरत है तो कुछ समय तक इन चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दो, किसी हॉबी पर ध्यान दो, किताबें पढ़ो, फिल्में देखो। जब माइंड रिलैक्स हो जाएगा तो तुम्हें दूसरे ऑप्शंस दिखेंगे। ये जो पहला सवाल था जिसके जवाब में मैंने कहा था कि रिलीजन के अलावा भी दूसरी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको कम्युनिटी और फूड और उस प्रकार की चीज़ों का आनंद आ सकता है,
ये उसी प्रॉब्लम का एक और वर्जन है, लैक ऑफ ऑप्शंस, और रादर मिसअंडरस्टैंडिंग दैट देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। उनको लगता था उनके सामने एकमात्र ऑप्शन है रिलीजन इन चीज़ों को हासिल करने के लिए, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सामने एक ही ऑप्शन है, वो है आईआईटी या कुछ वैसा ही। I'm promising you there are places that are meant for you. There are roads that are going to make you happy. You're just in a bad state of mind right now and you're feeling like that. If your depression is because of reasons that have to do with neurology, I would advise किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो कि एक प्रोफेशनल काउंसलर है, जो कि मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक रैंडम आदमी हूँ यूट्यूब पर। तुम मुझसे सवाल पूछते हो क्योंकि तुम मेरा कंटेंट देखते हो, तुम्हें लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। गलत लगता है। और इस प्रकार के सवाल इंटरनेट पे किसी रैंडम आदमी से पूछने की जगह किसी प्रोफेशनल काउंसलर से पूछो। हो सकता है तुम्हें जो फीलिंग आ रही है उसके पीछे कोई न्यूरोलॉजिकल कारण हो, और इसमें तुम्हारा कोई हाथ ही ना हो, इसमें तुम्हारी सराउंडिंग्स का कोई हाथ ही ना हो, और तुम सिर्फ उसका कारण ढूंढ रहे हो और उसके कारण को ढूंढ कर किसी एक चीज़ पर चिपका रहे हो कि तुम्हें दुखी लग रहा है, और तुम्हें लगता है कि ज़रूर मुझे दुखी इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे दोस्त आईआईटी में चले गए और मैं जा नहीं पाया। डोंट वरी अबाउट इट, लाइफ गोज़ ऑन एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड योर वे। सीक हेल्प इन क्वालिफाइड क्वार्टर्स इफ़ यू नीड दैट। अगला सवाल है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। मेरे एरिया में कई सालों से बारिश नहीं हो रही है ठीक से। अब गांव में भी वाटर लेवल घटता जा रहा है। एनवायरनमेंट इतना चेंज हो चुका है कि आपके अकॉर्डिंग इंडिया का फ्यूचर क्या होने वाला है इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट? विल ह्यूमैनिटी सर्वाइव बाय नेक्स्ट सेंचुरी? The issue is climate change here, right? The question is about climate change, even though the question is coming from an individual's perspective. And that's good, because often climate change के बारे में लोगों को समझाते समय लगता यही है कि the reason people are unable to relate to it is because उन्हें लगता है हाँ climate है, बहुत बड़ी चीज़ है, दुनिया के साथ हो रही है, कई लोग इसमें फंसे हैं, मुझे इसके बारे में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। But climate change, unfortunately for all of us, is a deeply, deeply political issue. जब सूखा पड़ता है, जब बारिश का अभाव होता है, जब पानी की कमी होती है, जब फसलें उगना बंद कर देती है, जब जानवर मरने लगते हैं अकाल की वजह से, तो उसका इफ़ेक्ट अडानी और अंबानी पर नहीं पड़ता, ना ही शहरों में रहने वाले उन लोगों पर पड़ता है जिनके पास एयर कंडीशनर है। मैं उनमें से एक हूँ। इसका प्रभाव पड़ता है उनके पास जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास सोशल डिस्क्रिमिनेशन सहते हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप से आते हैं, जो गाँव में रहते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज का अभाव है। जब हम बात करते हैं अधिकारों की, जब हम बात करते हैं ऐसे कानूनों की जो कि सबके भले के लिए होने चाहिए, एक ऐसी दुनिया की, एक ऐसे सिस्टम की जो सबके भले के लिए डिज़ाइन होना चाहिए, तो हम बेसिकली इसी चीज़ की बात कर रहे होते हैं। क्लाइमेट चेंज में ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। अब भी तरीके हैं जिसको फॉलो करके हम इस प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हम इसलिए नहीं कर रहे, द रीज़न वी आर नॉट डूइंग दैट, लोगों को लगता है हम ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि करने का कोई तरीका नहीं है, पर तरीके हैं। पॉलिटिकल एक्टिविज़म है, सरकारों पर प्रेशर बनाकर कई चीज़ों के अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। एआई डेटा सेंटर्स की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा था उसको रोकने के लिए अमेरिका में बहुत सारे आंदोलन हुए और कई कंपनीज़ को अपने एआई डेटा सेंटर्स को बंद करना पड़ा, और अब तो ऐसा लग रहा है कई डेटा सेंटर्स कभी खुलेंगे नहीं। पर इन चीज़ों का समाधान साइंटिफिक होने के साथ साथ पॉलिटिकल भी है। और ऐसा कोई भी जो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते समय कहता अरे इसके अंदर पॉलिटिक्स क्यों घुसा रहे हो, वो समस्या को समझ नहीं रहा है। और किसी भी समस्या का समाधान करने से पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है समस्या है इस बात को एक्सेप्ट करना। आई एम सॉरी टू हियर कि आपके साथ ये हो रहा है, एंड आई होप दैट थिंग्स गेट बेटर। पर अगर आपका सवाल यह कि ह्यूमैनिटी का फ्यूचर क्या है, मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटी का फ्यूचर अब भी वही है जो ह्यूमैनिटी डिसाइड करती है। और अगर ह्यूमैनिटी ने डिसाइड किया इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ ना करने का पॉलिटिकली, तो फ्यूचर डार्क है। बट आई हैव होप दैट पीपल विल इवेंचुअली रियलाइज दैट द सोल्यूशन टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट सीम नॉन पॉलिटिकल इज़ एक्चुअली पॉलिटिक्स, और एट द वेरी लीस्ट पॉलिटिकल अवेयरनेस। अगला सवाल है, आई हैव सीन समवेयर समवन सेड दैट बीइंग एन एथीस्ट गिव्स अ सेंस ऑफ सर्टेनिटी, बट यू नो द यूनिवर्स इज़ वेरी मिस्टीरियस
and these labels don't actually make us truth seekers. So, do you think it is right to adopt any position or not identifying yourself with any position? Is there a hidden motive to become a better person? Scientific temper. Or is specifying a position functionally necessary? Your thought on this? No, I don't think it's necessary. Sujal, I think Sujal is the person who asked the question. I think that by and large, suppose हम atheism या religion के बारे में बात कर रहे हैं, there is no inherent value in this conversation unless the conversation is happening in an intellectual environment where the outcome of this conversation is going to have political and social ramifications. So अगर religion की वजह से कहीं भी किसी के ऊपर भी कोई social impact नहीं पड़ रहा होता, मैं religion के बारे में बात नहीं कर रहा होता. The reason I talk about religion, the reason I talk about atheism is because रिलीजन की वजह से हमारी सोसाइटी पर, गवर्नेंस पे, हेल्थ केयर पे, हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और मेडिकल मेथड्स ऑफ ट्रीटिंग डिजीज़ पर बुरा प्रभाव पड़ता है. अगर ये सवाल सिर्फ होता क्या यूनिवर्स का कोई कॉस्मिक क्रिएटर है जो कि यूनिवर्स के बाहर है, कुछ कर रहा है, जो लोग इस बारे में बात कर रहे हैं मैं उनको करने देता, हाँ करो आराम से अपने कोने में, मतलब एन्जॉय इट, इट्स मेंटल मास्टरबेशन, देयर इज़ नो पॉइंट टू इट. बट aside from that, even aside from these, like the things that Pascal's wager kind of shit obsesses over, कि मरने के बाद क्या होगा, नर्क में जलोगे, ये सब बकवास है, कोरी बकवास है. इसमें एंगेज करके इसके ऊपर कोई पोजीशन होल्ड करना कम से कम मेरी नज़र में इट्स कम्प्लीटली यूजलेस. लाइक इट्स एन्जॉयबल, you can do it because it's fun, but apart from that there is no value in it. There is no material value in it, and material at the end of the day is the world where we all live in, despite protestations to the contrary by certain esteemed individuals. We all live in the material world. What happens in the material world affects us directly, and no matter how much we try to remove ourselves from the material world because of our privilege and our tendency not to look at reality, the material world doesn't go anywhere. At the end of the day, गर्मी सबको लगती है, सर्दी सबको लगती है, भूख सबको लगती है, और जब वायलेंस होता है तो कष्ट सबको होता है. That is reality. The cosmic nature of the universe, whether it is a simulation or not, has almost no bearing on us. So I don't think that it's important to have a position on these matters. Have a position on matters that have social outcomes. Outside of that, it's your choice. If you think it's fun, go for it. अगला सवाल है, why creativity and storytelling in Indian cinema is not growing? Why they keep making the same type of movies with same bullshit item songs, unnecessary love stories, and illogical action scenes in South especially? Not all, but majority of movies are like this. See, your answer is in your question. Not all, but majority of movies are like this. Change always happens on the margins. If our mainstream is kachra, on the margins of that kachra, really innovative stuff is happening. I will not be able to tell you names of movies, but I have friends who are like really, astute observers of cinema, and they will recommend films like, this filmmaker's first movie from that year is like a masterpiece. That all is also getting made. पर अच्छी फिल्मों को ढूंढ कर क्यूरेट करके उनके बारे में बात करने वाले चैनल्स कम हैं, या सोशल मीडिया अकाउंट्स या ये सब कम हैं. तुम्हें देखने चाहिए संडे सप्लीमेंट अखबारों के जो आते हैं, उसमें जो फिल्मों के बारे में बातें होती हैं, स्मॉल बजट फिल्म्स अबाउट द ह्यूमन एक्सपीरियंस, गुड फिल्म्स. यूट्यूब पे कई चैनल हैं जो कि शॉर्ट फिल्म्स बना कर डालते हैं. इनको कभी बॉक्स ऑफिस रिलीज़ नहीं मिलता, बट दैट डज नॉट मीन दैट बैड. लुक टू द मार्जिन्स. अच्छी चीज़ें हो रही हैं, और अच्छी चीज़ें हमेशा मार्जिन्स पे ही होती हैं. द मेन स्ट्रीम इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी मीडियोकर. अगला क्वेश्चन है, आई सॉ इन इंडिया वी आर्ट टॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्रीज एंड ऑल्सो द ऑप्शन दैट यू कैन चूज हाउ मच समवन इन्फ्लुएंसेस यू. You don't have to be in agreeing terms with someone. You can let the other person have his opinion without trying to convert his opinion to yours, or winning him over and converting him to yours. Disagreeing with someone is seen as shameful. For example, even the definition of success and failure are just widely accepted opinions. Yeah, as I said recently. But I often feel shame in disagreeing with those. I would love your opinion on this. I mean, don't feel like it would be only too easy for me to tell you don't feel shame about X, Y, or Z. But we all know why we do that, right? Because we have grown up in this system, in these systems. Like, for example, I decided not to go down engineering or medical,
and I still feel weird about it, despite the fact that I know full well that there is no reason for me to feel bad about it. Engineering is one road, medical is one road. The road I took, which is really strange and full of jhad वगैरह, is also another road. But we grew up in a world where everyone thought that that was the definition of how a life should be lived. And this applies on, like, it's not just an Indian thing. There are so many places where artists are looked down upon, or people who have made different choices in life are looked down upon. No attempt is made to understand why they did so. No attempt is made to understand why it was important that people continue to do that thing. हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, और ना ही हर किसी को इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहिए. मैं तो ये भी आर्ग्यू करूँगा कि ऐसे कई टैलेंटेड लोग जो कि इंजीनियर और डॉक्टर हैं, अगर वो कुछ और कर रहे होते तो दुनिया का ज़्यादा भला हो रहा होता. We do need more doctors, but not everyone who is a doctor should have been a doctor. They were forced into it and they just adapted somehow. So I have great appreciation for people who are engineers and doctors, but also have a great appreciation for literature, fiction, art, music, etc. And they also participate in it. So yeah, the question about why we are like this, I think that society needs to stratify to a certain degree. Like, listen, society, human society is always going to be a wrestling match between forces that stabilize and forces that destroy. A certain amount of destruction is good for society. Otherwise, the stabilizing influence becomes calcification. You know calcification, जहाँ पे कैल्शियम जमा होकर कोई चीज़ हार्ड हो जाती है. सोसाइटी मर जाएगी अगर वो कैल्सिफाई हो जाएगी. पर अगर सोसाइटी कम्प्लीटली हर समय पटाखे की तरह फूटती रहेगी हर जगह, तो भी सोसाइटी नष्ट हो जाएगी. सो एक हेल्दी सोसाइटी वो होती है जहाँ पे स्टेबिलिटी और डिस्ट्रक्शन का अच्छा बैलेंस रहता है. और जिस चीज़ के बारे में तुम कंप्लेन कर रहे हो वो बस स्टेबिलिटी वाला एस्पेक्ट है. ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी का हर हिस्सा डिसएग्रीमेंट में एक प्रॉब्लम पाता है. ऐसे कई लोग हैं जो डिसएग्रीमेंट को एम्ब्रेस करते हैं. ऐसे कई लोग हैं जो डिसेंट की वैल्यू को समझते हैं. अगर ऐसा ना हुआ होता तो हमारे देश में जो सरकार है उसके पिछले 11 साल से ऊट-पटांग चीज़ें करने के बावजूद लोग उसको अपोज नहीं कर रहे होते. लोग अपोज करते हैं, हर रोज़ करते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो रियलिटी. सो यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस वेयर यू आर लुकिंग एट द stabilizing influences and saying ki there's too much of this. At the same time, there might be someone else who looks at all the protests, etc., and says, oh no, there is too much. These leftists are destroying the country. So both of you are looking at the thing that bothers you and ignoring the thing that is, according to you, because your brain is leaning towards the bits that are unpleasant to you. So look at it that way, maybe. What pen do you use for sketching? It doesn't matter. I realized something about my sketching. People are asking, how did you improve so fast? I realized मेरी बेसिक्स में ट्रेनिंग ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली हो चुकी है. यू गाइस रिमेंबर कराटे किड, राइट? जहाँ पे वो मिस्टर मियागी उसको बोलते हैं कि कार को पोंछना है, और वो कार को पोंछ रहा होता था. उसको पता नहीं था कि उसको एक्चुअली प्रैक्टिस मिल रही है. जब मैं छोटा था तो नोटबुक के पीछे जो डूडलिंग करता था उसमें लाइट, शैडो, 3D शेप्स, क्यूब्स, स्फीयर्स, इसको ही ड्रॉ करता था मैं. एंड नाउ आई एम रियलाइजिंग कि वो सब एक्चुअली इसके लिए प्रैक्टिस थी. सो मुझे अभी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा कम मेहनत करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने ये सब उस टाइम पे किया था, और उस टाइम पे ये सब मैंने नॉर्मल बॉल पॉइंट पेन से किया था. So you don't need a better fancy piece of equipment to draw. Just pick up whatever you have and start doodling. Who cares? You're not going to show it to anyone. You're not like me. Just make something. If in case you're interested, the pen I'm drawing with is Artline Drawing System 0.8 millimeter pigment ink, water-based, water-resistant, for drawing, graphic design, illustrations, documents, blah, 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 blah. It is black. Artline Drawing System 0.8. And this is what it looks like. अगला सवाल है, I was watching an interview of News Laundry's Abhinandan Sekhri, and he said that patriotism is the virtue of the primitive species and it's a weapon for manipulation. I agree. What I gathered from his statement was that it's a dangerous trap, technically going against the core human behavior related to curiosity, migration, and exploration. Would you agree with that? Lately, I have started to look at myself more as a sapien of this earth for now. Do you think that makes sense?
Yeah, it always makes sense. It always makes sense to think of yourself as a citizen of the world, as just a human being. However, it is not always easy for everyone. Like someone whose identity is constantly, or like someone who is constantly reminded of their identity, it is difficult for them to think of themselves as a human being. And even though that does make sense on an cosmic level, it does not make sense in their everyday political existence. So let's say someone is from a marginalized background, or someone is trans, or someone is gay, or someone is in Muslim in India, or Hindu in Bangladesh, or someone is from the Bahujan Samaj. Then even if they want to think of themselves as just a human being, the world around them will not let them. So that is also something to keep in mind, I feel. ये एक अजीब सवाल है. Why your audience is very serious, like they don't even crack a joke? I don't know where this is coming from. There are plenty of funny people in my comments. They always crack jokes and make me laugh and make each other laugh. I suspect, I don't know if this is the case, but ये सवाल पहले आया हुआ है और मुझे इसका थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ. If this is not what you meant, it's okay. If this is what you meant, great, you can have your answer. There is a difference between humor and humor on this side, and on this side is bigotry and insensitivity masquerading as humor. This is not something I'm interested in, and I'm happy to note that this is not something my audience is also interested in. लोग अपनी बिगटरी को एक्सप्रेस करने के लिए चुटकुले का सहारा लेते हैं. I don't consider that humor. There is humor. There's plenty of humor in these comments. But if you're a 15 to 17-year-old boy whose idea of humor is just crass bigotry, then maybe this is not the right place for you. Not talking about you, not talking about the person who asked this question, not talking about that hypothetical person who does mean that thing when they ask this question. If you were in your first day of college, then what advice you would have given to yourself? Nothing. I would have said enjoy yourself, because I did enjoy college quite a lot. मेरी ज़िंदगी उस समय तक practically it was not happy. I had a lot of health issues. I had a lot of stress issues. I was growing up an artist in an environment where everyone was preparing to be an engineer or a doctor, and I did not see a future for myself, and I was very happy to leave it all behind and study literature. My college years were glorious. I loved it. I complain about the education system, but my college years were great. And later on, when I went to another college to study journalism, I also think that was great, even though I had problems there also. But if I went back in time and had an opportunity to speak to my younger self about college, I would have said, the worst is behind you. Your future is okay. Enjoy yourself as much as possible. Learn things, make friends, and be happy. That's what I would have said. अगला सवाल है, what is the right way to react to friends and classmates who mock you or undermine your efforts because of caste-based reservations? I mean, when they say things like, if I was in your place, I would have had achieved X and Y, and telling you are privileged because you don't have to pay certain amounts for forms and stuff. It feels bad, but I don't know how to react. You can't help the fact that they're your classmates, but you can change the fact that you're calling them friends. If you have assholes like this and your friends, ditch them. Make other friends. Make better friends. You need smarter people who have a greater hold on how society works. These idiots should not be your friends. And by the way, when they say, if I was in your place, they don't have any clue what the fuck they're talking about. They don't know what the fuck it would feel like to be in your place. Their lives have been shaped by their caste privilege. They don't understand it. So yeah, get better friends, man. Find better friends. I'm sure they're out there. People who understand you, accept you exactly as you are, and who understand the issues associated with the background that you're coming from. Agla question hai, I am currently working on a couple of novels in romantic/light fantasy genre. Can you suggest some good publishing house for self-publishing my work, or app or website to publish serialized web novels targeting Indian audience? Why do you want to self-publish as your first? Like, my advice generally is, no matter what you're writing, your first book, you should try to get it published traditionally. And I would in any case not be able to advise you how to self-publish traditionally, like print book self-publishing. But if you want to serialize them online, India में सबसे बड़ा platform है Pratilipi,
उसके अलावा वॉटपैड है, रॉयल रोड है, इफ़ यू राइटिंग इन इंग्लिश दीज वर्क. There is Tapas. There is I'm writing a serial fiction called Westward Stranger that I am serializing on Royal Road, Royal Road, Wattpad, Tapas, and Scribble Hub. These are good platforms to serialize something if it's just self-publishing. And there are some genre not limitations, there are some genre preferences that the audiences on these platforms have. Royal Road is very lit RPG specific. Wattpad in India is very इंडिया का वॉटपैड बहुत अजीब है. इंडिया का वॉटपैड, सो वॉटपैड पे नॉर्मली माई बॉयफ्रेंड इज़ अ वेयरवुल्फ, माई बॉयफ्रेंड इज़ अ वैम्पायर काइंड ऑफ स्टोरीज यूज्ड टू बी coming from America. From East Asia, Japan, Korea, China, there is manhwa and manga flavored stuff like cultivation fantasy, etc. From India, you get stuff like my boyfriend is the chief minister of Uttar Pradesh. So the archetypal bad boy, which looks like a vampire or a werewolf in America, and or a demon or a 1,000-year-old eternal elf, blood-sucking demon something in East Asia. In India, he just becomes the chief minister of some state. I don't know why. So that's what happens on Wattpad in India. On Scribble Hub is kind of open to slightly, more mature fantasy. By that I don't mean sex fantasy, like just epic fantasy and stuff. What are your favorite Indian comic books? Show us your Raj Comics collection. I will someday make a video about my comic book collection. It'll be a long ass video. But my favorite Indian comic books are mostly from Raj Comics. Very recently, I have been reading something that has been put out by an acquaintance of mine online, by the YouTuber who goes by For the Love of Comics, FT Lock. And they have been bringing out a comic with their own publishing house called The Sun is Silver. And the publishing house is called Indian Summer Press. You can search for it, you can find it. I've been really liking it. It's black and white, it has a very manga feel. The books are not very fat, but 3 issues have come out so far. And you can order them from their website, Indian Summer Press. And that is something I've been really liking. I have recently ordered a copy of Witch Hat Atelier, the manga. I will see how I like that one. If I like, I'll read more books of that series. But I've been told that the art in it is gorgeous, and I really want to take a look at it to enjoy it, obviously, but also maybe I can learn something. Why do people hate wokeism? You tell me. I don't know what wokeism means, and I am promising you, whoever tells you what I hate wokeism, if you ask them what is wokeism, they won't be able to tell you. It is a nonsense term. It means nothing. If it means anything, it means people who are socially aware and culturally conscientious. So during India's freedom struggle, the freedom fighters would have been woke. During any social upheaval, the people who were in favor of equal rights would have been called woke. So ask yourself, why would people hate wokeism? Or more specifically, who would hate wokeism? The privileged hate wokeism. If it means anything, it means that people who benefit from existing power structures hate social change, and they also hate people who want social change and talk about social change. That's who hates wokeism. Conservatives hate wokeism. Majoritarian assholes hate wokeism. If wokeism means anything, that's what it means, I suppose. And there have been multiple instances of people being asked, what do you mean by woke? And those idiots have no idea. Oh, all these trans something. They have no clue. How did you decide to become a writer? I didn't. I keep telling people, there's a quotation on my wall here, जो मैंने चिपका रखा है, which is by Paul Auster, who was a screenwriter. It goes, becoming a writer is not a career decision like becoming a doctor or a policeman. You don't choose it so much as get chosen. And once you accept the fact that you're not fit for anything else, you have to be prepared to walk a long, hard road for the rest of your days. I could not have helped writing. मैं जब से लिखना सीखा, मैं तब से कहानियाँ लिख रहा हूँ. But yeah, I did choose to become a professional writer, by which I mean I have written stuff for which I have gotten paid.
And that was mostly because I enjoyed. Like I this is something I like doing. Let me do it. That's all. अगला सवाल है, should we separate art from the artist? If an artist has racist or transphobic or Islamophobic views, for example, should we still consume their art if those views don't reflect in the art, or we should boycott them regardless, as consuming the art means supporting the artist and their views indirectly as well? Sorry for my bad grammar. It's okay. Grammar doesn't matter. Grammar doesn't matter बोला मैं. Grammar doesn't matter. Fuck. Grammar doesn't matter. So the weird thing about this question is, suppose I told you, no, you should not separate art from artist, and if there is an artist who's racist or transphobic, then you should still read their books. Will you be able to do so? Because I think that this goes deeper. Like, if there is a doctor who you know is racist and their medical knowledge is not affected by their racism, you can go and get treated, especially if you don't have a choice. But if you require your doctor to be a good human being because it affects you emotionally, then you will not be able to go, right? With artists, there is nothing but emotion. The only thing connecting you to the artist is an emotional attachment. That is why when an artist turns out to be an a-hole, people find it very difficult to enjoy their work. It is not a logical outcome of, 2 plus 2 equals 4, bad writer, therefore should not support. I mean, there is a dynamic of that sort at play here, because you don't want to give money to someone who will use that money for bad purposes. There is a logic there. But for the most part, the reason we don't want to read bad people is because we thought they were good people when we were reading them, right? So there will be authors who are transphobic, authors who are sexual assaulters, authors who are racist, authors who are just all out terrible human beings. The reason I don't read their books is not because their writing is bad or because they have written bad things. It's because I stopped thinking they're good people, and it is important for me that the people who I am sharing happiness with, or rather the people who I think are sharing happiness with me, are good human beings. So I don't think this is a should question. This is, I think, a can you question. If you can, you decide. And if you can't, the answer is already prepared for you. Do you agree with this statement? First become rich, then become a philosopher. Says who? I mean, this appears to be a philosophy, so I'm assuming whoever said this was rich, right? This is a philosophy for life, even if it doesn't take the shape of, like, something high-fangled. But I don't know how I feel about this. We have heard this, like, there are versions of this around. One version that I heard a lot when I was a kid was that money isn't everything in this world, but make sure you have enough of it before speaking such nonsense. So I suppose this can be a motivational thing for someone who's wasting their time in pursuit of impractical things, when they could be spending their time and energy on making money. But I suppose this can also be a toxic influence on someone who is genuinely a deep thinker, and someone who, if they put all their mental energy in the pursuit of money, the world will be lesser because of it. So no, there is no one size fits all for this one. And I personally think that the problem we all are suffering from as a society is not that not enough of us are making money. The problem is that not enough of us are thinking about life. And when we reduce ourselves to just money making machines, who benefits? Think about it, really think about it. Fascists benefit, corporations benefit, capitalists benefit. If you think of your, नहीं, मुझे लाइफ के बारे में नहीं सोचना, मुझे समाज के बारे में नहीं सोचना, मुझे भलाई और बुराई के बीच का डिफरेंस के बारे में नहीं सोचना, मुझे सिर्फ पैसे बनाने हैं, इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू वर्क फॉर समवन, एंड द वन यू आर गोइंग टू वर्क फॉर has his hand around the shoulder of a neta. And that neta does not want you thinking. That neta does not want you worrying about the world. That neta just wants you to develop your skills and work and make money so that their power is intact. Right? So think about it. अगला सवाल है, why do you think people like, and they have named some Indian YouTubers,
Why do you think people like X and Y promote AI like there is no tomorrow? Do look up to them on occasions, but this confuses me. यार मैं तो खैर मैं एक ऐसी जगह पे हूँ लाइफ में जहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि इफ़ आई एम extremely puritanical about AI, I will lose almost all all the people I know in my life. So I've stopped doing that. Like I still have a problem with AI. I have talked about it multiple times on this video. बट मैं किसी इंडिविजुअल के पीछे जाके ये नहीं बोल रहा कि ये कल्प्रिट है क्योंकि ये को प्रमोट कर रहा है. आई थिंक द कल्प्रिट्स आर सैम ऑल्टमैन एंड डैरी एमडी एंड द बिग टेक कंपनीज दैट आर जस्ट थोपोइंग दिस टेक्नोलॉजी ऑन ऑल ऑफ अस. अगर ये टेक्नोलॉजी हर कहीं थोपी जा रही है और कुछ लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, कुछ लोग उसको अपोज कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सिंगल यूट्यूबर इज़ नॉट गोइंग टू डू मच आइदर वे. हम लोग अपने पड़ोस के आदमी के साथ झगड़ने की जगह हमारे गुस्से को टारगेट करना चाहिए उस आदमी के ऊपर जो कि सिस्टम के टॉप पर है, जो कि उस बैड सिस्टम को बना रहा है और उस बैड सिस्टम की वजह से पैसे बना रहा है. एक यूट्यूबर किसी एआई प्रोडक्ट को प्रमोट कर दे, श्योर दे शुडंट, बट आई एम काइंड ऑफ डन कंप्लेनिंग अबाउट इट ऑन दैट लेवल. सो आई फोकस ऑल माई क्रिटिसिजम्स ऑन द हायर अप्स. Because if I make a video about YouTuber X or YouTuber Y, what is it going to achieve? What is it going to achieve apart from then getting angry or sad, their followers arriving in my comments and saying, "ए तेरे को कुछ नहीं पता." ये नौटंकी कुछ अचीव नहीं करती, कुछ भी नहीं होता इसकी वजह से. If you're going to, if you're going to bring about some change, focus on the places where that change is going to be more valuable. नहीं तो हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे AI के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर. अगला सवाल है, हाई विमोद, लेटली आई बीन थिंकिंग अबाउट अनफॉलोइंग अ सर्टन यूट्यूब चैनल दैट स्प्यूज एंटी रिजर्वेशन व्यूज़. इट मैस्करेड्स इटसेल्फ एज क्रिटिकल थिंकिंग चैनल. हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं. However, I am also afraid that by unfollowing, I'll be subjecting myself to an echo chamber where only views agreeing with my pro-reservation stance will be validated. I don't want to be a person who resorts to confirmation bias and doesn't listen to opposing views. Help, I'm in a dilemma. As an Adivasi, I get hurt when people say they are against casteism but do not grasp the reason behind reservations. PS, can you also elaborate on the meaning of echo chamber? Let me answer that PS first. An echo chamber क्या होता है? echo chamber का कॉन्सेप्ट क्या है? echo chamber है कि तुम एक ऐसे चेंबर में हो जहाँ पे तुमको सिर्फ echoes सुनने को मिल रहे हैं. यानी जो चीज़ें तुम कहते हो, जो चीज़ तुम्हारे व्यूज़ हैं, तुम्हें बस वही सुनने को मिलता है, उसके बाहर के व्यूज़ तुम्हारे पास नहीं पहुँचते. Do you really think in the matter of reservations you are ever going to live in a space where all you hear is pro-reservation thing and anti-casteism things? No. This is because most people are clueless about these things. The people who you're talking about, this idiot channel which is masquerading as critical thinking and talks against reservation, these are the majority of voices. And sure, in the last few years, काफ़ी changes आए हैं. अब लोग कास्ट को लेके अवेयर हुए हैं और कम से कम ऑनलाइन डिस्कोर्स में इवन पीपल फ्रॉम लिबरल बैकग्राउंड्स हु आर फ्रॉम सवर्ण फैमिलीज आर प्रिटेंडिंग एट द वेरी लीस्ट टू नॉट बी एंटी रिजर्वेशन, बट perish the idea that you're ever going to find yourself in an echo chamber. The minority view cannot have an echo chamber because it is always going to be bombarded with the majority view. जो व्यक्ति वो मानता है, जो 99% लोग मानते हैं, वो एको चेंबर में हो सकता है. इट इज़ पॉसिबल फॉर देम टू नेवर फाइंड आउट एनी थिंग अबाउट वॉट इज सेड इन क्रिटिसिज्म ऑफ देयर पोजिशंस. बट जो व्यक्ति एक माइनॉरिटी पोजिशन में है, वो कोशिश करके भी एको चेंबर नहीं बना सकता. तुमको दिन में 16 बार सुनने को मिलेगा वही बकवास. फिर भी तुम अपने आप को जितना भी ज़्यादा अपने जैसे लोगों से घेर लो, तुमको फिर भी वही बकवास सुनने को मिलेगी. सो डोंट वरी ऑन दैट अकाउंट. Don't feel guilty about surrounding yourself with like-minded people, and don't feel guilty about unsubscribing from assholes on YouTube, regardless of what they may describe themselves as. I personally am of the opinion that this is not a stance issue. This is not anti-reservation or pro-reservation. This is pro-human rights and pro-equality. There is no, we talk about that, what's it called? Overton window, right? We talk about how when a house is burning, the debate should not be between should it burn or should it not burn. The debate should be about what is the best way to put out the fire. Some things we should all just agree on.
There is no opposing view to that. Caste is bad. Caste is horrible. It needs to be eradicated. Reservation is the single best way we have of doing so. इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए. इसके ऊपर दो पोजीशंस का सवाल ही नहीं उठता है. अगला सवाल है, व्हेन आर यू गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू यूट्यूब चैनल फॉर बुक्स? आई एक्चुअली डेड, आई एम गोइंग टू अनाउंस इट. एक्चुअली भाई अनाउंस कर ही देता हूँ. बुकिज़ार्ड नाम है उसका. BOOKIZARD. सर्च करो, मिल जाएंगे. 3 वीडियो ऑलरेडी हैं. बट द रीज़न आई हैड नॉट अनाउंस इट इज़ बिकॉज के उसके ऊपर जो 3 वीडियो हैं वो ऐसी बुक्स के रिव्यूज़ हैं जिनको मैं हिंदी में ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ. पर दिस चैनल इज़ गोइंग टू बी इन इंग्लिश एंड इट इज़ गोइंग टू बी फोकस्ड सोली ऑन द बुक्स आई रीड, स्पेसिफिकली साइंस फिक्शन एंड फैंटेसी. सो जिसको भी इंटरेस्ट है वो बुकिज़ार्ड को जाके सब्सक्राइब कर सकता है. ओह, जब जितने टाइम में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें उसी दौरान कुछ और क्वेश्चन आ गए हैं, उनको भी ले लेता हूँ. My parents and family members think I'm crazy to not believe in God, and they often abuse me verbally and tell me that I will be the reason for them to end up in hell. Whenever I try to explain to my mother about the science and evolution and false beliefs in God, she gets and starts to chant Krishna bhajans to ignore me. No one in my family understands me. They also say that evil spirit have possessed me. That is why I'm not believing in that blind faith. I feel alone in this family where everyone is thinking opposite of me. What should I do? So I don't know your family, and on the basis of what you have told me, it seems to be like your condition seems to be horrible. But such questions are better asked to people who know you and your family. इंटरनेट पे एक रैंडम आदमी को पूछने पर वो जो एडवाइस देगा वो हमेशा तुम्हारी स्पेसिफिक सिचुएशन को सूट नहीं करेगी. आई कैन गिव यू एनी नंबर ऑफ आंसर्स दैट यू कैन गिव टू योर मदर एंड योर फादर, एंड नन ऑफ देम विल वर्क बिकॉज दिस इज़ नॉट अबाउट रीजन. It is about childhood indoctrination and an inability to break from tradition. सो तुम्हारे सामने जो रोड हैं वो है कि जब तुम इस हालत में पहुंच सको कि तुम अपने आप को अपने फैमिली से दूर कर सकते हो, कहीं और जाकर रह सकते हो, यू कैन डू दैट इफ़ दैट इज़ योर विश. और तब तक किसी तरह एडजस्ट कर लो. यू डोंट हैव टू टॉक टू योर फैमिली अबाउट योर एथिज्म इफ़ इट इज़ क्रिएटिंग ट्रबल इन योर हाउस. Atheism means not believing in God or not believing in or not practicing religious rituals. You can do that without beating a ढोल about it. जब तुम्हारे घर में कोई पूजा वगैरह होती है, जो प्रसाद दे रहे हैं, अगर उसको तुम मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं नास्तिक हूँ, ये करने की ज़रूरत नहीं है. खा ले भाई, खाना है. Again, these are conversations that you should be having with people who know you and people who know your parents. Maybe तुम्हारे एक्सटेंडेड परिवार में ऐसा कोई है जो तुम्हारी बात को समझ सकता है और तुम्हारी पेरेंट्स को समझा सकता है. मुझसे एडवाइस लेके ये समस्या तुम्हारी सॉल्व नहीं होगी. और ये है आखिरी सवाल, हाउ डू यू बी योर सेल्फ? समटाइम्स इट फील्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, इजंट इट? और इट्स जस्ट मी हु इज़ फीलिंग लाइक दिस? नो, आई थिंक दैट यू आर नॉट द ओनली वन इन दिस. एंड आई डोंट नो वाई योर प्रॉब्लम. लाइक मुझे पता है तुम्हें ज़ुकाम है, पर मुझे नहीं पता तुम्हें ज़ुकाम क्यों हुआ है. So a lot of people have this problem. Some of the reasons can be neurological. Some of the reasons are social, where you have been wearing a mask for such a long time that you have forgotten who you are beneath that mask. ये मेरे साथ हुआ है कई बार. And I honestly don't have a good answer, except that अपनी आवाज़ को सुनो. Like find out what you are saying to yourself. What makes you happy? What makes you unhappy? And then try to live with that understanding. Do the things that make you happy. Do the things that don't do the things that make you unhappy. When you do this for long enough, you will create a space for your mind to speak to you more freely. I wonder if that helps. I mean, I'm not sure I understood what I just said. But yeah, thank you everyone for asking your questions. And बहुत दिन बाद Q&A किया. कैमरे का एंगल बदल गया है. पहले कैमरा इस एंगल पे था, अब नहीं है. और इसका कारण यह है कि मुझे अपने कमरे में थोड़ी ज़्यादा जगह बनानी थी. आई होप यू डोंट माइंड दिस बैकग्राउंड. सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ़ यू वॉन्ट टू सपोर्ट दिस चैनल एंड ऑल माई वर्क, you can become a member of this channel, or you can support my work on Patreon at patreon.com/femo. Whatever your comments might be for this, leave them under this video, and I will see you in the next video. Bye bye.